नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शिवांश और हर बार की तरह स्मार्ट बट क्लेवर में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, हमने अपनी डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम की वीडियो सीरीज में सीखा है पिछली वीडियो में कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होती है। हमने डिटेल में कॉन्सेप्ट कवर किया है, व्हाट इज बिग ओ नोटेशन, व्हाट इज बिग ओमेगा नोटेशन। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे थीटा नोटेशन के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम ग्राफिकली समझेंगे थीटा नोटेशन का कॉन्सेप्ट और हम कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की और ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। बातें तो बहुत सारी होगी, अब बिना किसी तरीके बड़ी जल्दी बड़े आराम से बड़े प्यार से हम ये कॉन्सेप्ट सीखना स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। लेट्स आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे थीटा नोटेशन के बारे में। और हमने अपनी पिछली वीडियो में बात करा था बिग ओमेगा नोटेशन के बारे में और बिग ओ नोटेशन के बारे में। अगर आपने बिग ओमेगा नोटेशन और बिग ओ नोटेशन की कॉन्सेप्ट की वीडियो नहीं देखी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन से वो पर्टिकुलर वीडियो चेकआउट कर सकते हो। बिना किसी तरीके अपनी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और थीटा नोटेशन का कॉन्सेप्ट डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हम थीटा नोटेशन की डेफिनेशन देखते हैं। तो थीटा नोटेशन क्या होता है? द फंक्शन एफ ऑफ एन is equal to theta of g of n, or you can say the function of f of n is called theta of g of n if and only if there exists positive constant c1 c2 and n0 such that जो मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एन, इट विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू सी टू डॉट जी ऑफ एन एंड इट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू सी वन डॉट जी ऑफ एन एंड सी वन डॉट जी ऑफ एन हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो मैं क्या कह सकता हूँ, जो मेरा फंक्शन एफ ऑफ एन है वो क्या हो जाएगा, थीटा ऑफ जी ऑफ एन हो जाएगा। यहाँ पे एक कंडीशन है, जो वैल्यू ऑफ सी वन कॉमा सी टू है इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। The value of n should be greater than equal to n naught. The value of n naught should always be greater than 0. ये कंडीशन याद रखो दोस्तों। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी और ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी तो मैं क्या कह सकता हूँ, माय फंक्शन f of n is equal to थीटा ऑफ g of n। हम जल्दी से एक बार इसका ग्राफिकली कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये क्या हो गया, ये मेरा ग्राफ प्लॉट हो रहा है। ये मैं ले लेता हूँ, ये हो गया मेरा y एक्सिस पे ले लिया मैंने t कोऑर्डिनेट, यू कैन से टाइम कोऑर्डिनेट। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, बेसिकली रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ फंक्शन, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ फंक्शन। ये पर्टिकुलर टॉपिक मैं अपने ग्राफ में बना रहा हूं और ये रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ फंक्शन डिटरमाइन करेगा मेरा ग्राफ, या फिर कह सकते हैं रिप्रेजेंट करेगा। ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस में कोऑर्डिनेट ले रहा हूं, जैसे एक मैंने यहाँ पे ले लिया एन। एन क्या रिप्रेजेंट करेगा, मेरा इनपुट साइज। अब मुझे फटाफट अपने फंक्शन प्लॉट करना है। जैसे कि ये मेरा फंक्शन हो गया एफ ऑफ एन। अब एक और फंक्शन लेता हूं, जैसे ये फंक्शन हो गया मेरा जी ऑफ एन। यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी तो इस कांस्टेंट वैल्यू को बोल देता हूं मैं C2। अब एक फंक्शन और बना लेते हैं, जैसे कि ये फंक्शन हो गया, ये हो गया जी ऑफ एन। यहाँ पे भी एक और कांस्टेंट वैल्यू होगी जिसे बोल दिया मैंने यहाँ पे C1। अब आप दोस्तों एक एनालिसिस करते हैं, हम खुद से कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये सारे फंक्शन एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट का नाम मैं क्या रख देता हूँ, इस पॉइंट का नाम मैं रख देता हूँ एन नॉट। ये एन नॉट पे सारे फंक्शन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब आप एक कंडीशन देखो, जो फंक्शन एफ ऑफ एन है वो एन नॉट के बाद क्या हुआ, इट इज सैंडविच बिटवीन C1 ऑफ जी ऑफ एन एंड C2 ऑफ जी ऑफ एन। मतलब इन दोनों के बीच में है ये फंक्शन, यू कैन कंसिडर इट एज बाउंड्री। इन दोनों के बीच में है ये फंक्शन एफ ऑफ एन, एन नॉट के बाद से। और एन नॉट कंडीशन पे क्या है, दीज ऑल आर फंक्शन आर ऑन ईच अदर, मतलब एक दूसरे के ऊपर है। एफ ऑफ एन, दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। आफ्टर एन नॉट जो फंक्शन एफ ऑफ एन है वो क्या है, हमेशा बीच में है C2 जी ऑफ एन के एंड C1 जी ऑफ एन के। लेकिन इससे पहले क्या है, इससे पहले मुझे कोई लेना देना नहीं है ज्यादा डिटेल में। आप ये पर्टिकुलर कंडीशन समझो अभी डिटेल में। अब C1 C2 क्या है, C2 यहाँ पे इसका कांस्टेंट है, C1 इस पर्टिकुलर फंक्शन का कांस्टेंट है। n मेरा इनपुट साइज हो गया, n नॉट ये पर्टिकुलर वैल्यू होगी। n नॉट की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए और C1 C2 की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी मैं क्या कह सकता हूँ, जो फंक्शन f ऑफ n है वो इक्वल हो जाएगा थीटा ऑफ g ऑफ n के।
और ये वाली कंडीशन तो आ गई आपको। बेसिकली ये वाली कंडीशन जो है ये है बिग ओ नोटेशन की एंड दिस कंडीशन इज ऑफ बिग ओमेगा नोटेशन की। हमने एक तरीके से दोनों कंडीशन का कॉन्सेप्ट मिक्स किया है। सो वी शैल अज्यूम दैट एवरी फंक्शन यूज्ड इन थीटा नोटेशन इज एसिम्प्टोटिकली नॉन नेगेटिव। सो एक काम करते हैं दोस्तों, फटाफट एक एग्जांपल देखते हैं और फिर अपना कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। सो देखो, जल्दी से एक एग्जांपल लेते हैं जो हमने अपनी पिछली वीडियो में भी लिया था। सो एग्जांपल के तौर पे मैं एक फंक्शन लेता हूँ एफ एन इक्वल टू 2n+3। ये सेम फंक्शन है, हमें सेम अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो मैंने 2n+3 फंक्शन लिखा। सो मुझे एक अच्छी टर्म लिखनी है जो ग्रेटर देन इक्वल टू होगी इसके और लेस देन इक्वल टू होगी। अब आप खुद सोचो, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में क्या कॉन्सेप्ट सिखाया था कि 2n+3 है, 3 के बदले भी 3n एज्यूम कर लो ताकि आपको ज्यादा एफर्ट भी करना ना पड़े और आपको ये वैल्यू मिल जाए। और यहाँ पे हम एक वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं n हमेशा छोटा होगा इससे। हम कुछ वैल्यू सैंपल कर लेते हैं। n इक्वल टू 1 के लिए कंडीशन ट्रू होगी, हाँ हमेशा ट्रू होगी। आप चेक करो 1 इज लेस देन इक्वल टू 5 इज लेस देन इक्वल टू 5। अगर यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 2 4 4 3 7 एंड 2 5 10। ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। अब हम फटाफट कंपैरिजन करते हैं। ये क्या है, मेरा एफ ऑफ एन है, ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। ये कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी, C2 हो जाएगी। ये क्या है, फंक्शन है, ये हो जाएगा g ऑफ n। एफ ऑफ n इज लेस देन इक्वल टू C2 डॉट g ऑफ n, क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू का साइन है यहाँ पे। अब यहाँ पे लिख दो, ये क्या है, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई मतलब कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं ना। 1 इंटू n क्या होगा 1। ये क्या आ गया, C1 आ गया। ये क्या है, फंक्शन g ऑफ n है। C1 डॉट g ऑफ n। ये कंडीशन आ गई मेरी कंपैरिजन करने के बाद। अब C1 की वैल्यू क्या मिली, C1 की वैल्यू मुझे मिली 1, C2 की वैल्यू मुझे मिली 5 एंड n0 की वैल्यू मिली मुझे 1। n की वैल्यू 1 है ना, ये पर्टिकुलर वैल्यू मिली। मैं क्या कह सकता हूँ, इन पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जो मेरा फंक्शन f ऑफ n है 2n+3 वो क्या हो जाएगा, थीटा ऑफ n। आर यू गेटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, ये क्या है, थीटा ऑफ n हो जाएगा। अब दोस्तों एक चीज याद रखना, हमें यहाँ पे सेम ऑर्डर रखना है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे log n रख दिया फिर उसके बाद यहाँ पे n रख दिया। वी हैव टू यूज सेम फंक्शन। लाइक मेरा जो g ऑफ n फंक्शन है वो सेम होना चाहिए। अगर log n है तो दोनों तरफ log n होना चाहिए, अगर n है तो दोनों तरफ n होना चाहिए, अगर n स्क्वायर है तो दोनों तरफ n स्क्वायर होना चाहिए। ये कंडीशन आ गई आपको। व्हाट वी कैन से, फॉर वैल्यू C1 इक्वल टू 1, C2 इक्वल टू 5 एंड n0 इक्वल टू 1 द फंक्शन f ऑफ n इक्वल टू 2n+3 इज थीटा ऑफ n। एक काम करते हैं, फटाफट एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको इस कॉन्सेप्ट की और अच्छे से समझ आ जाएगी। देखो, ये क्वेश्चन है मेरा, फाइंड थीटा बाउंड फॉर फंक्शन f ऑफ n इक्वल टू n² 2 माइनस n/2। मेरा फंक्शन क्या है, n² 2 माइनस n/2। ये मेरा फंक्शन है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वैल्यू लेस देन इक्वल टू रखनी पड़ेगी और एक वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू रखनी पड़ेगी दिस पर्टिकुलर वैल्यू के। मतलब इस वैल्यू से ग्रेटर वैल्यू रखनी पड़ेगी और स्मॉल वैल्यू रखनी पड़ेगी ताकि ये सैंडविच हो जाए उन दो पर्टिकुलर वैल्यू के बीच में। अब आप खुद सोचो, n² 2 है, अगर यहाँ पे मैं रख देता हूँ n², ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगी ना, क्योंकि n² 2 है। और यहाँ पे हम रख देते हैं n² 5 रख देते हैं। आप वैल्यू सैंपल करके देख लो और आप अपने हिसाब से भी वैल्यू पुट कर सकते हो, बिकॉज देयर इज नो यूनिक सेट ऑफ वैल्यूज। फॉर n इक्वल टू 1 ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी n इक्वल टू 1 के लिए। लेकिन अगर मैं n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए ये कंडीशन रखूंगा, इट विल ऑलवेज बी ट्रू, ये हमेशा ट्रू होगी। ये क्या हो गया, ये हो गया f ऑफ n। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय n² विल ऑलवेज बी n²। ये क्या आ गया, C2 कांस्टेंट आ गया। ये हो गया मेरा फंक्शन g ऑफ n। ये हो गया मेरा C1, 1/5 है ना C1। ये हो गया C1, ये क्या है, g ऑफ n है। आ गया C1 ऑफ g ऑफ n इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू f ऑफ n इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू C2 ऑफ g ऑफ n। अब हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे हमें C1 की वैल्यू क्या मिली, C1 की वैल्यू मिली 1/5। C2 की वैल्यू क्या मिली मुझे, C2 की वैल्यू मिली 1 एंड n0 की वैल्यू यहाँ पे मिली मुझे 2। मैं क्या कह सकता हूँ, और वैल्यू C1 इक्वल टू 1/5, C2 इक्वल टू 1 एंड n0 इक्वल टू 1। जो फंक्शन f ऑफ n है इक्वल टू n² 2 माइनस n/2 इक्वल टू थीटा ऑफ n²। आ गया आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में, कितना आसान कॉन्सेप्ट है ना। मींस देयर इज नो यूनिक सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ C1, C2 एंड n0। इट्स वेरी सिंपल। आप खुद से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल के मेरे से पूछ सकते हो। बेसिकली थीटा नोटेशन इज द एवरेज नोटेशन।
अब दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जनरली पीपल थिंक दैट दिस कॉन्सेप्ट इज सिमिलर और इज सेम एज द वर्स्ट केस, बेस्ट केस एंड एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। मतलब बच्चे क्या सोचते हैं, मतलब बच्चे क्या करते हैं, ये कॉन्सेप्ट मिक्स कर देते हैं, वर्स्ट केस, बेस्ट केस एंड टाइम एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम के। दे जनरली थिंक दैट बिग O notation is used for upper bound, so it is the worst case time complexity of an algorithm. Big omega notation is used for lower bound, so it is the best case time complexity of an algorithm. लेकिन in reality ऐसा ज़्यादा कुछ भी नहीं होता दोस्तों। हम कोई सी भी asymptotic notation यूज कर सकते हैं for representing वर्स्ट केस, बेस्ट केस एंड एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमें बिग ओ नोटेशन यूज करनी है, थीटा नोटेशन यूज करनी है या फिर ओमेगा नोटेशन यूज करनी है। सो हम कोई सी भी नोटेशन यूज कर सकते हैं किसी भी टाइप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिटरमाइन करने के लिए, जैसे वर्स्ट केस, बेस्ट केस या एवरेज केस। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में अगले वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। सो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस दैट बेल आइकन। मैं जल्दी हाजिर होऊंगा आपके लिए एक और कमाल बेहतरीन वीडियो के साथ, और इसके आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशन। सो स्टे ट्यून्ड।